स्टूडेंट आज हम पास्ट पेपर जो है वो एकेडमिक ईयर 2013-2014 का जो है वो जोलॉजी फर्स्ट ईयर का पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पास्ट पेपर में सबसे पहले जो है हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो इसमें पहले एमसीक्यूज में कहता है कि देयर आर इरेगुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड आर डिस्ट्रॉयड विद इन फ्यू आवर्स, जो कि 20 और 30 आवर्स में जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो न्यूक्लिएटेड होते हैं और इरेगुलर सेल होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। आपको पता है ल्यूकोसाइट्स को हम डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। उसके बाद कहता है ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीशीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन अ सेम एरिया फॉर्म अ, ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। फाइलम एनालिड इज डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस mainly mainly on the basis of, यानी फाइलम एनालिड्स को जो है वो तीन क्लासेस में जो है वो किसकी बेस पे डिवाइड किया गया है? तो ये चीटे की बेस पे किया गया है। There are abundant cells that are metabolizing alcohol and are believed to help in detoxification of alcohol। तो वो कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं? आपको पता है वो पेरोक्सीजोम्स होते हैं। वो क्या होते हैं? बेसिकली पेरोक्सीजोम, जो हमारे लिवर और किडनी के सेल्स में ज्यादा पाए जाते हैं। इंसुलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी इंसुलिन जो है वो किस प्रोटीन की स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है? तो आपकी बुक के मुताबिक ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो है वो एग्जाम्पल है। फिर कहता है इट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ, ये जो है वो इसमें से जो है वो किसकी, मतलब ये जो है विच वेदर नॉट इज अ डिवीजन ऑफ, ये लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टिन, मतलब स्मॉल इंटेस्टिन का कौन सा वाला पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट नहीं है। आपको पता है इलियम भी स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट है, ड्यूडेनम भी स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट है, जेजुनम भी स्मॉल इंटेस्टिन का पार्ट है, ये सीकम नहीं है क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टिन का पार्ट है। उसके बाद कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग। तो इन लंग्स, मतलब कौन सा पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग जो है वो यूज करता है? तो वो फ्रॉग करता है। आपको पता है क्योंकि मैन के अंदर तो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। इसके बाद द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, जो होलो एंजाइम होते हैं उनका प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? तो वो होता है एपो एंजाइम। तो ये तो हो गए इसके एमसीक्यूज। अब हम आ जाते हैं इसके किसकी तरफ? इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो पहला दूसरा जो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है पहला, उसमें कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से आपने किसी एक में जो है वो डिफरेंसेस लिखने हैं। या तो गिल्स और लंग्स के दरमियान में फर्क बताएं, या राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स के दरमियान में डिफरेंसेस बताएं। तो डिफरेंसेस आप टेबुलेटेड फॉर्म में देते हो, तो कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो गिल्स बेसिकली क्या है? इट इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये एक्वेटिक एनिमल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे फिश हो गई। जबकि लंग्स जो है वो जो टेरिस्ट्रल एनिमल्स होते हैं, जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ज्यादातर जो रहने वाले होते हैं जमीन पर वो टेट्रापोड्स होते हैं, तो उनके क्या है? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसके अलावा हेल्प ब्रीथ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी किस ऑक्सीजन को ब्रीथ करने में या किस ऑक्सीजन को इनहेल करने में हेल्प करते हैं? गिल्स, जो कि वाटर में डिजोल्व होती है। जबकि लंग्स उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं जो किस में होती है? जो एयर में होती है। इसके बाद मेड अप ऑफ रोज ऑफ फिलामेंट, यानी जो गिल्स होती हैं वो ऐसे फिलामेंट्स के रोज की बनी हुई होती हैं। जबकि जो लंग्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे एल्वोलाई होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, जो कुछ ट्यूब्स के जरिए बॉडी से बाहर क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो ये कंटेन सैक्स होती हैं, इसमें छोटी छोटी थैलियां होती हैं जो आउटसाइड द बॉडी जो है वो कनेक्टेड होती हैं। इसके बाद गैसेज एक्सचेंज फैसिलिटेटेड इन गिल्स थ्रू काउंटर करंट फ्लो, यानी गैसेज एक्सचेंज जो गिल्स में होता है वो काउंटर करंट फ्लो के थ्रू होता है। जबकि लंग्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है उसमें काउंटर करंट फ्लो नहीं होता। तो ये these are some differences between gills and lungs। उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अलावा जो है वो आप राइबोसोम और लाइसोसोम में भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं। तो राइबोसोम्स और लाइसोसोम में जो डिफरेंसेस हैं, आपको पता है कि जो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, जबकि लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। लाइसोसोम सिर्फ जो है वो किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है। और यूकैरियोटिक सेल में भी सिर्फ कौन से सेल्स में होता है? एनिमल सेल्स के अंदर जो ये होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस इज राइबोसोम की जो सिंथेसिस होती है, राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। जबकि लाइसोसोम कौन प्रोड्यूस करता है? लाइसोसोम गोल्जी बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम है। जबकि लाइसोसोम जो है वो का काम क्या है? ऑटोफेगी और आइटोलाइसिस का ये काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है गिव द, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट के जो थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो आपने बताने हैं। तो ये कोऑर्डिनेट के जो
3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं ये जो आपने बताने हैं, यहाँ पर मैंने इनको इनलिस्ट जो करने हैं, एक तो नोटोकोड, होलोडोर्सल नर्व कोड और फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। ये 3 जो कैरेक्टर हैं ये तमाम कोर्डेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। आप कहोगे कि फ्रेंजियल गिल्स जो है ये तो हमारे पास तो नहीं होती, हम भी कोर्डेट हैं, लेकिन जब आप एम्ब्रियोनिक फॉर्म में थे तब आपके पास ये थी। नोटोकोड भी उस वक्त आपके पास थी जब आप एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर थे। तो कुछ कोर्डेट ऐसे होते हैं जिनमें ये थ्रू आउट द लाइफ रहती हैं, और कुछ कोर्डेट ऐसे होते हैं कम से कम जिंदगी की किसी स्टेज में जो है वो क्या मौजूद होते हैं, ये 3 कैरेक्टर जो है वो तमाम कोर्डेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो इसमें आपने इन 3 का जो है वो नाम लिखना है, और बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि क्लाइंट में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो उसको एक्सप्लेन कर लें, वरना आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है, इनके नाम जो है वो पूछे गए 3 फंडामेंटल कैरेक्टर्स के। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो पूछ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके बाद कहता है कि 4th नंबर जो है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वॉल्व इन हार्ट, यानी हार्ट के अंदर जो वॉल्व होते हैं, हमारा जो हार्ट है आपको पता है इसमें 4 चैम्बर हैं। अब एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होते हैं जिनको हम एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कहते हैं, जिसको आप बाइकप्सिड और ट्राइकप्सिड वॉल्व कहते हो। फिर जो पल्मोनरी ट्रंक होता है उसमें सेमिलुनर वॉल्व लगे हुए होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक में भी ये वॉल्व होते हैं। अब इन वॉल्व का फायदा, इसका फंक्शन क्या है, तो बेसिकली मेन जो फंक्शन है वॉल्व का, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हो, चाहे वो हार्ट के किसी पार्ट में मौजूद हो, चाहे वो वेन में मौजूद है, उनका मेन फंक्शन है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। यानी जब हमारे हार्ट चैम्बर कंट्रैक्ट होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोबारा ब्लड एट्रियम में ना चला जाए, तो दोबारा एट्रियम में ब्लड को रोकने के लिए जो है वो क्या होते हैं, ये वेंट्रिकल जो है, ये वॉल्व जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से ये सेमिलुनर वॉल्व भी बंद हो जाते हैं जब ब्लड एक दफा कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि हमारा जो वाई मसल्स अपेयर रेड, यानी हमारा जो मसल्स होते हैं या जो गोश्त जो होता है वो रेड कलर का अपेयर क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हमारे मसल्स के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, उसकी वजह से जो है वो हमारे मसल्स जो है वो किस तरह के नजर आते हैं, रेड कलर के जो है वो नजर आते हैं। अब इसमें चाहो तो फिर थोड़ा सा मायोग्लोबिन की जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन भी जो है वो दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस पूछ रहा है कि डेट्रीवोरस हो गया, कैलकुलस हो गया, एंजाइम और स्पीशीज, इनमें से जो है वो आप डिफाइन करें। और कितने टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी 2 को जो है वो आपने डिफाइन करना है। तो ये जो आपका, अगर हम सबसे पहले देखें, ये जो डेट्रीवोरस हैं ये बेसिकली एनिमल्स हैं डेट फीड अपॉन डेट्राइटस, जो कि डेट्राइटस को फीड करते हैं, उन एनिमल को हम कहते हैं डेट्रीवोरस, जैसे अर्थवर्म हो गया। अब डेट्राइटस बेसिकली क्या होता है, फ्रेगमेंट ऑफ डिकम्पोजिंग मटेरियल। जो डिकम्पोज मटेरियल होता है उसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम डेट्रिटस कहते हैं। और जो डेट्रिटस को खाने वाले एनिमल हैं उनको हम कहते हैं डेट्रीवोरस। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म भी क्या है, ये भी डेट्रीवोरस है। कैलकुलस क्या होता है, hardened and calcified plaque with cannot be removed by brushing। जब हमारे प्लाक जो है वो कुछ केमिकल, सलाइवा में जो कुछ केमिकल होते हैं उनके साथ मिलकर जब हार्ड हो जाता है, ब्रश से भी रिमूव नहीं होता, उसको हम कैलकुलस कहते हैं। एंजाइम आपको पता है बायो कैटालिस्ट है। स्पीशीज आपको पता है वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने बताना है, उसके बाद कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स मेक अबाउट 98 ऑफ द बायोकेमिकल्स, गिव देयर नेम। तो कहता है कितने एलिमेंट्स हैं जो 98% जो है वो आपके बायोकेमिकल्स बना रहे हैं। बायोकेमिकल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये जितने भी, ये तमाम के तमाम क्या हैं, ये बायोकेमिकल्स हैं या बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब कितने एलिमेंट्स हैं जो मिलकर जो है वो बायोमोलिक्यूल्स 98% जो है वो बायोमोलिक्यूल्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपने बताना है ये 6 एलिमेंट हैं, और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में उन 6 एलिमेंट के नेम भी पूछ रहा है, तो आप ये नेम दे दो। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ये फास्फोरस हो गया। इनको आपने फिर इसके जो है वो पॉइंट्स के अंदर जो है वो आपने इनके नाम दे देने हैं। इसके बाद कहता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो आपसे कह रहा है कि कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम, गिव द गिव द कॉज ऑफ डीनेचुरेशन।
यानी ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम का मतलब क्या है, आप क्या समझते हो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम से? डीनेचुरेशन का मतलब बेसिकली होता है प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। इसी तरीके से डीनेचुरेशन मींस मॉडिफिकेशन इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, मतलब इनकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इनकी टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर किसी भी वजह से चेंज हो जाती है इस तरह से, इसका एक्टिव साइट भी जो है उसकी शेप चेंज हो गई, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसको कहेंगे कि एंजाइम क्या हो गया है, अभी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो गया है। और जो डीनेचर एंजाइम होता है वो बेसिकली क्या इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम काज कर देता है, मतलब ये एंजाइम अब वो काम नहीं कर सकेगा, ये एंजाइम कैटालिटिक अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछता है कि वजह क्या है, इसकी काज क्या होती है डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम की। तो वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर भी डीनेचुरेशन कर सकता है एंजाइम की, और एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कैन काज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। और अगर पीएच बहुत ज्यादा हो जाए, तो चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पीएच में चेंज आए, तो उसकी भी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह से भी जो है ये डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो सकता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम चेंज इन पीएच ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्डिंग्स होती हैं उन बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछता है, इसके बाद कहता है कि व्हाट डू प्रोवाइड फर्स्ट एविडेंस दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। वो कौन सा काम है, वो कौन सा वर्क है जो प्रोवाइड करता है कि जो है वो डीएनए जो है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम इनटू अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरियम, यानी एक टाइप का बैक्टीरिया जब दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, डीएनए की वजह से, कि एक टाइप के बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे में चला जाता है। और आपको पता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ये पहले किसने किया था, ये ग्रिफ्ट ने किया था, और उसके बाद एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी जो है, इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था। तो ये पहला एविडेंस था बैक्टीरिया में कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। और दूसरा जो एविडेंस था, जो फर्स्ट है, दूसरा एविडेंस, सेकंड एविडेंस था और द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफेज वायरस। जब बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वो अपना डीएनए दाखिल कर देता है बैक्टीरिया के अंदर। तो ये भी एक एविडेंस था किसके हवाले से, कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस पे जिन साइंटिस्ट ने काम किया था वो था हर्शी एंड चेस। तो इसके आंसर के अंदर आपने ये बात बतानी है, उसके बाद इन साइंटिस्ट के आपने नाम भी लिखने हैं जिन साइंटिस्ट ने ये पहला एविडेंस दिया था, जिनके एक्सपेरिमेंट ने ये पहला एविडेंस दिया था कि डीएनए जो बेसिकली होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डू द लंग्स ऑफ बर्ड्स डिफर फ्रॉम द लंग्स ऑफ मैमल। देखो आपको पता है कि मैमल जो होते हैं वो भी अपने लंग्स के जरिए रेस्पिरेट करते हैं, यानी उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, और जो बर्ड्स हैं उनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स हैं। तो दोनों के लंग्स में क्या फर्क होता है, तो पहला फर्क तो यही होता है कि जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं उनके अंदर कुछ चैम्बर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पैराब्रोनकाई। और पैराब्रोनकाई क्या होते हैं, बर्ड्स का जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, मतलब बर्ड्स के लंग्स का रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जहां से वो गैसेज एक्सचेंज करते हैं। और जो मैमल का जो लंग्स होते हैं उनमें छोटे छोटे थैलियां होती हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं, और एल्वोलाई जो है वो मैमल्स के लंग्स का जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जो बर्ड्स के लंग्स होते हैं उनमें नॉन वेस्कुलर जो है वो ऐसे निकल रहे होते हैं एयर से, जबकि इस तरह के एयर से आपको मैमल्स के जो है वो लंग्स में नजर नहीं आएंगे। और एक और भी डिफरेंस आप लिख सकते हो कि बर्ड्स के अंदर के जो लंग्स होते हैं उसमें कंप्लीट वेंटिलेशन होती है, जबकि जो मैमल्स का जो लंग्स होते हैं उनकी वेंटिलेशन कंप्लीट नहीं है, उनकी इनकम्प्लीट जो है वो वेंटिलेशन होती है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बाद कहता है, फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट मेटाबॉलिक एंटीबायोटिक वाज ड्राइव्ड, गिव द नेम ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक। देखो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में तो पूछ रहा है कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिससे पहली एंटीबायोटिक जो है वो हमने ड्राइव की थी। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम, तो वो फंगस है, लेकिन फंगस के अंदर भी वो कौन सी वाली फंगस थी, वो थी पेनी
सीलियम नोटेटम, ये फंगस थी जिससे सबसे पहले जो है वो एंटीबायोटिक निकाली गई थी। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि उस एंटीबायोटिक का भी नाम बताओ जो कि फंगस से जो है हमने निकाली थी। तो उस एंटीबायोटिक का जो नाम था, वो एंटीबायोटिक क्या थी? वो एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। वो एंटीबायोटिक कौन सी थी? वो थी पेनिसिलिन। तो ये भी हो गया आंसर। इसके बाद जो हम देखेंगे, गिव द स्टेप, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है फ्रॉम why it is said that amphibians, reptile and have incomplete double circulation। कहता है कि क्यों कहा जाता है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल जो हैं इनके अंदर जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो क्या होती है? डबल सर्कुलेशन होती है। तो उसकी एक वजह ये है कि आपको पहले तो ये बताना है कि इनका जो हार्ट होता है, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का हार्ट कितने चैम्बर होता है? बेसिकली 3 चैम्बर जो है वो हार्ट होता है। रेप्टाइल के अंदर पार्शियली वेंट्रिकल जो है वो डिवाइड होता है, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो उसको भी हम 3 चैम्बर्ड कंसीडर करेंगे। सिर्फ एक रेप्टाइल ऐसा है जिसका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड है, और वो क्रोकोडाइल है। तो देखो, हार्ट जो है वो 3 चैम्बर होता है, किसका? रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का। और इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल के अंदर जो है वो इन वेंट्रिकल mixing of oxygenated and non-oxygenated blood in some extent, यानी थोड़ा बहुत जो है वो जब ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें? वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल के अंदर आपको पता है पार्टीशन होती नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब कंप्लीट डबल सर्किट नहीं है। अगर मैं इसको वेंट्रिकल को भी डिवाइड कर दूं तो ये अब कंप्लीट डबल सर्किट हो गया, यानी राइट साइड पर जो है वो नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड पर कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन क्योंकि ये वेंट्रिकल जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो है वो कंप्लीट जो है वो डबल सर्किट नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है गिव द स्टेप्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड जब बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनने के जो है वो कितने स्टेप हैं? आपको पता है कि पहले स्टेप में क्या होता है? जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो न्यूक्लियोटाइड बनने के पहले स्टेप में जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली जो शुगर है, वो किसके साथ मिलती है? नाइट्रोजनस बेसिस के साथ मिलती है, नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलती है। तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेरिक एसिड मिलता है तो उसके मिलने से फिर क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड। तो आप बताओगे 2 स्टेप्स में होता है। इसके स्टेप्स कितने हैं? 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये हो गया और दूसरा स्टेप ये हो गया। आप चाहो तो डायग्रामेटिक भी इन स्टेप को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक पेंटोज शुगर बना देता हूँ, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का से फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है। अगर हम इसको कंसीडर कर लें कार्बन नंबर 1, तो सबसे पहले कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच होगी? नाइट्रोजनस बेस। मैं कहता हूँ कि ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेस है और ये पेंटोज शुगर। तो इससे ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा न्यूक्लियोसाइड। और फिर जब इसके साथ में एक यहाँ पर 3 और कार्बन नंबर 5 के साथ, अगर मैं इसके कार्बन नंबर 5 के साथ क्या लगा दूं? फॉस्फेरिक एसिड भी लगा दूं, तो फिर ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया? कंप्लीट बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से बनता है। उसके बाद कहता है व्हाट व्हाट इज मीन बाय द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का मतलब क्या है? तो आपको हो गए, इसको आप पहले तो ये बताओगे व्हेन अ पैथोजन एस्केप फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब कोई पैथोजन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से क्या कर जाता है? एस्केप कर जाता है, बच जाता है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उस पर काम नहीं कर पाती। तो फिर क्या होता है? फिर हमारी कौन सी लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है? फिर करती है हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है। और सेकंड लाइन ऑफ जो डिफेंस होती है, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने बताना है कि हमारे पास वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। तो सबसे पहले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आ जाएंगे आपके
फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स आपको पता है WBCs हैं। फिर मजीद उन WBCs के आप नाम लिख दें जो फेगोसाइट्स जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करते हैं। फिर मजीद आप उन एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन के भी नाम लिख दें कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो आपको इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो भी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है। और फीवर जो होता है ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब क्या है, आप क्या समझते हो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है? तो आप ये बताओगे व्हेन पैथोजन एस्केप फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जब कोई पैथोजन हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे हमारी स्किन हो गई, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, इससे अगर बच जाता है तो फिर क्या होता है, फिर कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है? देन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विल वर्क। एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो किस किस चीज पर कंसिस्ट है? वो इन पर कंसिस्ट है, फेगोसाइट, एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स और फीवर। तो ये तो हो गए आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, सही ना। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ? लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में ए बी पार्ट है। जब भी लॉन्ग क्वेश्चन ए और बी पार्ट पर कंसिस्ट होता है तो आपने देखना होता है कि आपने ए पार्ट को कितना टाइम देना है, कितने लिखना है, और बी पार्ट को कितना लिखना है। क्योंकि अगर आप ए पार्ट को बहुत ज्यादा लिखने बैठ जाओगे तो बी पार्ट के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो सही है ना। क्वेश्चन आपने देखना है कि ए पार्ट को कितना आप डिस्क्राइब कर सकते हो, बी पार्ट को कितना डिस्क्राइब कर सकते हो। उस क्वेश्चन से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ सेल वाज डिस्कवर इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में सिंपली पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो है वो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। तो इसमें आप सिंपली नाम बताओगे, वो क्या है? वो है न्यूक्लियस। आपने क्या नाम लिख दिया? न्यूक्लियस का। फिर कहता है डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब न्यूक्लियस की जब स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में उसके पार्ट्स बता दोगे। सबसे पहले तुम आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता देना, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म को थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, फिर क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में थोड़ा बता देना, और उसके बाद फिर आप बता देना किसके बारे में? न्यूक्लियोलस के बारे में बता देना। फिर आप फंक्शन लिख देना किसका? न्यूक्लियस का। तो ऑल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ सेल जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो न्यूक्लियस कर रहा है। तकरीबन आपका ये एक पेज पर जो है वो आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके साथ फिर आपने क्या करनी है? एक तस्वीर भी बना देनी है किसकी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की तस्वीर में इस तरह से आप ये पार्ट्स को लेबल भी कर देना है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके बीच में जो न्यूक्लियर पोर्स हो गए इसको कहोगे न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, और ये न्यूक्लियोलस है। साथ में तस्वीर भी बना देनी है। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय सिंगल एंड डबल सर्किट सर्कुलेशन, एक्सप्लेन विद सुइटेबल इलिस्ट्रेशन विद एग्जांपल। यानी सिंगल सर्किट क्या होता है और डबल सर्किट क्या होता है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। और क्या कह रहा है कि आपने किसके साथ? इलिस्ट्रेट करें। इलिस्ट्रेट का मतलब होता है कि आपने डायग्राम बनाकर, तस्वीर बनाकर उसको क्या करना है? इलिस्ट्रेट करना है। अब तस्वीर तो आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है, ये अगर आप देखें तो बेसिकली सिंगल सर्किट आपको पता है किसमें होता है? फिश में होता है। फिश का हार्ट 2 चैम्बर होता है, और फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल सर्किट कह रहे हैं। तो आपने ये इसको इसको थोड़ा सा बताना है, इसको एक्सप्लेन करना है। और फिर एक्सप्लेन करने के साथ आपने इसको, क्योंकि इलिस्ट्रेट करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने इसकी तस्वीर भी बनानी है। और आपने तस्वीर कौन सी वाली बनानी है? आपके पास जो पेज नंबर 349 पर जो डॉग फिश आर्टियल ब्लड सप्लाई जो लिखा हुआ है, इसमें जो सी जो 3 तस्वीरें दी हुई हैं, इनमें से सी पार्ट पे जो तस्वीर है वो आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में जो है वो साथ में एक्सप्लेन करने के साथ ये तस्वीर जो है वो आपने ड्रा करनी है। इसी तरीके से एक और भी तस्वीर जो है वो आपने ड्रा करनी है, जो 350 पर फिगर नंबर 14.9 पर, फिगर नंबर 14.9 पर जो बी वाली तस्वीर है वो आपने क्या करनी है? ड्रा करनी है। अगर ये तस्वीरें बहुत मुश्किल लगती हैं आपको ड्रा करने में, तो आप ऐसे सिंपल भी ड्रा कर सकते हो, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से ये आपको हो कि ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिश का बता रहा हूँ सिंगल सर्किट का, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस में आया? ये फिश के हार्ट में आया। तो इसको लेबल कर दो कि ये क्या है? ये हार्ट है। हार्ट से फिर आप इसको लेके चले जाओ कहाँ की तरफ? ये इधर ले जाओ। ये क्या है? ये इनको इसको कह दो कि ये गिल्स हैं। और गिल्स में फिर इसकी क्या हो गई? इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई। गिल्स में फिर कौन सी क्या हो गई? इसकी ऑक्सीजनेशन हो गई, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और फिर यहाँ पर आप लिख दो कि इसको पूरा दे दो कि पार्ट्स ऑफ बॉडी,
ये क्या है, बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो मतलब जरूरी नहीं होता कि आप किताब के जैसे बिल्कुल इसी तरह से तस्वीर बनाओ, आप अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप सिंपल वे में भी कर सकते हो। देखो मैंने जिस तरह आपको बता दिया, ये पार्ट ऑफ बॉडी आपने कह दिया, पार्ट ऑफ बॉडी में तमाम पार्ट ऑफ बॉडी आ गए, तमाम पार्ट ऑफ बॉडी से नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आया, हार्ट ने ये नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स की तरफ भेज दिया, फिर गिल्स ने जो ये इस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचा दिया, पूरी बॉडी में। तो ये आपकी इलिस्ट्रेशन हो गई डायग्रामेटिक। इसी तरीके से जो आपके पास डबल सर्किट है, क्योंकि आपसे जो है वो डबल सर्किट के बारे में भी पूछ रहा है, तो उसकी तस्वीर आप कैसे बना सकते हो, उसकी सिंपली आप इस तरीके से तस्वीर बना सकते हो। इसमें भी आप कह लो कि ये पार्ट ऑफ बॉडी, ये हो गए पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसका नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पर आया, ये आया कहाँ पर, हार्ट में, ये हार्ट के अंदर आ गया। अब हार्ट इस ब्लड को कहाँ भेज देगा, हार्ट इस ब्लड को भेज देगा किसके अंदर, लंग्स में। कहाँ भेजा, लंग्स में। लंग से ये ब्लड दोबारा किसमें, ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पर आ गया, दोबारा हार्ट में आ गया, और फिर हार्ट ने ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा कहाँ भेज दिया, पूरी बॉडी की तरफ भेज दिया। तो इस तरह से ये सिंपल जो है वो डायग्रामेटिक आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोशिश किया करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो जवाब जो है वो पॉइंट्स में दिया करें, मतलब पॉइंट्स बनाकर जो है उसके जवाब दें। तो ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फाइलम हैज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कौन सा फाइलम है जिसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। आपको पता है इकाइनोडर्मेट वो फाइलम है जिसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इसकी एफिनिटीज देनी है, इसकी रिजेम्बलेंस देनी है कि वो किस किस फाइलम से जो है उसकी एफिनिटीज जो है वो मिलती हैं, किस फाइलम से ये मिलता है। तो एफिनिटीज आपकी बुक में इसकी दी हुई है, इकाइनोडर्मेट्स की एफिनिटीज कोऑर्डिनेट्स के साथ दी हुई है, और इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, डिफाइन लिपिड एंड प्रोटीन, आपने यहाँ पर अब कोई डिटेल में नहीं जाना लिपिड्स और प्रोटीन के, सिर्फ आपने लिपिड्स और प्रोटीन को क्या करना है, आपने सिर्फ इनकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद कहता है डिस्कस दियर डाइजेशन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन ह्यूमन, इनकी डाइजेशन किस तरीके से होती है इंसान के इंटेस्टाइन में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो अब इसमें आप सिंपली देखें तरीके से आपने इसका जवाब देना है, क्योंकि वो जो आपकी बुक में, अब कुछ स्टूडेंट इस तरह से करेंगे कि वो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने नहीं लिखना। बहुत सिंपल इसका आंसर है। सबसे पहले आप बताओगे कि प्रोटीन जब स्टमक में होता है, पहले सबसे पहले बात करोगे स्टमक की, स्टमक में आपका जो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो स्टमक के अंदर जो है वो पेप्सिनोजिन एंजाइम आता है, पेप्सिनोजिन। फिर पेप्सिनोजिन एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एक्टिव करता है, तो वो अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में, और पेप्सिन फिर किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, इसको डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता, उसको जो है वो पॉलीपेप्टाइड यानी शॉर्ट प्रोटीन की चेन में तोड़ देता है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक बड़ी प्रोटीन की चेन है इस तरह से ये, तो इसको शॉर्ट चेन में तोड़ दिया। इसके बाद आपके पास जो प्रोटीन है मजीद जो डाइजेस्ट होगा वो होगा इंटेस्टाइन में, और कौन सी वाली इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, और जिसको हम कह रहे हैं ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन भी किसकी डाइजेशन करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। फिर इसी तरीके से आपने बताना है कि पेप्टिडेज एंजाइम होते हैं कुछ, जो कि प्रोटीन को मजीद छोटी चेन में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब जितने भी प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन वाले डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इनको आपने पॉइंट में बताना है। इसके बाद लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले में जो है वो दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले बाइल आता है, बाइल लिपिड की क्या करता है, पहले बाइल लिपिड की इमल्सिफिकेशन कर देता है, बाइल लिपिड की क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन, और फिर लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देता है, और किसमें तोड़ देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर जो है वो देना है।